एमपी पर आकर अटकी हुई है। एमपी की कमलनाथ सरकार को लेकर अटकलबाजियां तेज हो गई। बीजेपी का मिशन का जारी है। का से कर्नाटक में बीजेपी को जीत मिली है। का से कुमारस्वामी अब पूर्व सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब का से कमलनाथ की कुर्सी पर उनकी निगाहें गड़ती नजर आ रही हैं। ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡಿದೆ। कर्नाटक तो गया, क्या एमपी बचेगा? लूट खसूट भ्रष्टाचार चारों दूर हाहाकार मचा है चारों, और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पिंडदान करवाएगी, यहां समाप्त होगी। कमलनाथ का भी होगा कुमारस्वामी जैसा अंजाम। यहां भी हम कोई सरकार नहीं गिराएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकारें गिराते रहे हैं। दक्षिण में फतह के बाद हिंदुस्तान के दिल पर नजर। जो अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर और बसपा और सपा का समर्थन, अब उसमें कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कर्नाटक में भी कुछ नहीं किया, गिर गई। कांग्रेस से एमपी भी छीन लेगी बीजेपी। जी ने बोला कि हमारा ऊपर का आदेश आ जाएगा तो 2 मिनट में गिर जाएगी। तब मैंने उनसे बोला कि आपका चाहे ऊपर का आदेश आया या उससे भी ऊपर का आदेश आए, पर कमलनाथ की सरकार नहीं गिरेगी। आई अब एमपी की बारी। मैं मान के चलता हूं कि हमें कोई जल्दबाजी उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना कि धमकी देना एक प्रकार से कि और फ्लो टेस्ट कराने में चुनौती देता हूं, ये सारी बातें, तो तब उसके प्रत्युत्तर में मैंने इस बात को कहा, हमारा नेतृत्व जिस दिन चाहेगा उस दिन हम लोग इस काम को कर देंगे। ये खुशी, ये नाच गाना, ये जश्न दक्षिण फतेह का है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस का किला ढहा चुकी बीजेपी का जोश अब बहुत हाई है। येदियुरप्पा तो गदगद है, हो भी क्यों ना। 15 महीने पहले सीएम की जो कुर्सी उन्होंने गंवा दी थी, वो उन्हें अब फिर से मिलने वाली है। दक्षिण का किला फतेह करने के बाद अब बीजेपी की नजर हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश पर आकर टिक गई है। एमपी के सियासी अखाड़े में भी दांव पेच लगाए जाने लगे हैं। बयानबाजी हो रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो हाल कर्नाटक में कुमारस्वामी का हुआ, वही कमलनाथ का भी हो सकता है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव के बयानों ने एमपी में भी भूचाल ला दिया है। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपनी अंतर्कलह के कारण खुद ही गिर जाएगी। वहीं गोपाल भार्गव का कहना है कि ऊपर से आदेश आते हैं तो सरकार की छुट्टी हो जाएगी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 105 सदस्य हमारे पास है और आज के गणित को अगर आप देखें तो स्पष्ट बहुमत और स्थिर सरकार देने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में। यहां भी हम कोई सरकार नहीं गिराएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकारें गिराते रहे हैं। जो अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर और बसपा और सपा का समर्थन, अब उसमें कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कर्नाटक में भी कुछ नहीं किया, गिर गई। अब यहां भी हम कुछ नहीं कर रहे। अभिमान नहीं करना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी अल्पमत की सरकार हो। और हम लोगों ने तो दावा भी नहीं किया था कि हमें सरकार बनाना है। हमारे 109 थे, उनके 114 थे। हम चाहते तो जोड़ तोड़ करके उसी समय बना सकते थे। गवर्नर साहबा वो कहते कि 15 दिन का वक्त दें फ्लोर टेस्ट के लिए और इनसे बहुमत साबित करने के लिए कहें। तो मैं मान के चलता हूं कि हमें कोई जल्दबाजी उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना कि धमकी देना एक प्रकार से कि और फ्लो टेस्ट कराने में चुनौती देता हूं, ये सारी बातें, तो तब उसके प्रत्युत्तर में मैंने इस बात को कहा कि हमारा नेतृत्व जिस दिन चाहेगा उस दिन हम लोग इस काम को कर देंगे, आप चिंता मत करें। एमपी विधानसभा में तो हंगामा भी हुआ। हालात संभालने के लिए सीएम कमलनाथ को खुद आगे आना पड़ा। गोपाल भार्गव के बयान पर कमलनाथ ने कहा, आपके ऊपर वाले नंबर 1 और नंबर 2 समझदार हैं, इसलिए आदेश नहीं दे रहे हैं। आप चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव ले आएं। कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव का नाम तो ले लिया, लेकिन यही प्रस्ताव कर्नाटक की गद्दी छीन चुका है। ऐसे में एमपी भी बीजेपी के रडार पर है। कांग्रेस को डर है कि कहीं यहां भी ऑपरेशन कमल कामयाब न हो जाए। मध्य प्रदेश की लगभग यही स्थिति है, क्योंकि यहां पर जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो नौनिहालों की, बच्चों की, मासूमों की हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, किसानों के साथ छल कपट करके उनके वोट ले लिए गए,
बेरोजगार नौजवानों के लिए 4,000 रुपया महीना वजीफे देने की और बेकारी भत्ता देने की बात हुई। एक भी काम इस राज्य में नहीं हो रहा है। लूट खसोट भ्रष्टाचार चारों ओर हाहाकार मचा है चारों। और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पिंडदान करवाएगी, यहां समाप्त होगी। कांग्रेस खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा बोल बोलकर कम से कम कांग्रेस पर दबाव तो जरूर बना दिया है। दरअसल वजह एमपी में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत न होना है। दिसंबर 2018 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े से 2 सीट कम थी। 230 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 109 विधायक पहुंचे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया और इस तरह कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस ने न ही बीएसपी और न ही एसपी विधायकों को कोई मंत्री पद दिया है। बीएसपी विधायक रमाबाई तो खुलकर कमलनाथ को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे चुकी हैं। रही सही कसर कांग्रेस ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर कर ली। दरअसल लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना सीट पर बीएसपी का जो प्रत्याशी खड़ा था, उसको कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तभी कह दिया था कि कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में एक तो मायावती के समर्थन लेने का खतरा है और दूसरा निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने का डर भी बना हुआ है। बाकी अगर बीजेपी ने कर्नाटक की तर्ज पर यहां भी ऑपरेशन कमल चलाकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ दिया तो यहां भी बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन खबर की खबर यह है कि जो बीजेपी कमलनाथ सरकार को कुमारस्वामी की तरह गिराने की बात कह रही थी, उसके अपने विधायक कमलनाथ सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। यानी झटका कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को लगा है। दरअसल आज मध्य प्रदेश विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई। बीजेपी बिल के खिलाफ थी। कमलनाथ का दावा है कि बीजेपी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले। सरकार के पक्ष में कुल 122 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस और सहयोगियों को मिलाकर 121 विधायकों का समर्थन उनके पास है। लेकिन बीजेपी के अपने ही विधायकों ने पार्टी को झटका दे दिया। यानी खबर की खबर यह है कि फिलहाल समीकरणों को देखें तो कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं, उल्टे बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। रोज पिछले 6 महीने से रोज भारतीय जनता पार्टी कहती रही ये अल्पमत की सरकार है, रोज कहती रही ये सरकार जाने वाली है। तो ये बात एक दफा सिद्ध करनी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। आज ये जो मतदान हुआ है, ये मतदान केवल एक विधेयक पर नहीं है, ये मतदान बहुमत सिद्ध करने का मतदान है। और इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य हमारे नारायण भाई और शरद भाई ने भी कांग्रेस का साथ दिया है। नेताओं में तो शह और मात का खेल चलता रहता है, लेकिन जनता भी मजे लेने में पीछे नहीं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम्स शेयर कर कमलनाथ सरकार के डर को बयान करते रहे। वहीं कुछ लोग सत्ताधारी पार्टी पर भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कर्नाटक के बाद एमपी की ओर संकट मोड़ने की खबर उड़ी तो जनता ने भी सियासी नब्ज पकड़ ली। सोशल मीडिया पर लोग कमलनाथ सरकार के भविष्य को लेकर तरह तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। बीजेपी नेता जहां गुणा भाग में लगे हैं तो जनता भी मौज ले रही है। ये तस्वीर देखिए, हर्ष नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कर्नाटक के बाद एमपी में ये हो रहा है। हेरा फेरी फिल्म के इस सीन पर यह कैप्शन लिखा है, मेरे को तो ये धक धक हो रहा है। मतलब यही है कि कमलनाथ सरकार की धड़कन बड़ी हुई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर पर लिखा है, कमलनाथ का मैसेज आया है, पूछ रहा है कितने दिन बचे हैं। कोई गैंग्स ऑफ वसेपुर के सीन्स पर मीम बना रहा है तो कोई बाहुबली फिल्म के सीन्स पर। एक तस्वीर में दिग्विजय और कमलनाथ है, जिस पर कैप्शन लिखा है, यहाँ क्या खड़ा है, जा भाग अपने विधायक गिन। प्राउड इंडियन नाम के अकाउंट से लिखा गया है कि कर्नाटक खत्म, अब एमपी की बारी है। लोग यही कह रहे हैं कि अगला नंबर कमलनाथ का है। किसी किसी तस्वीर में तो कमलनाथ को रोते हुए भी दिखाया गया है। एक पोस्ट में लिखा है, इसे कहते हैं डर, मोटा भाई है तो मुमकिन है। यानी एमपी सरकार में कर्नाटक के बाद जो ड्रामेबाजी शुरू हुई है, जनता भी उसे खूब समझ रही है।
और खबर की खबर ये कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद क्या छोड़ा, वो सियासी पटल से ही गायब दिखाई दे रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो पिछले कुछ दिनों में हुई सियासी घटनाओं पर नजर दौड़ाकर देख लीजिए। कांग्रेस की तरफ से या तो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी नेतृत्व करती दिख जाएंगी या फिर राहुल गांधी की बहन प्रियंका। इस बीच राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट कर खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि अक्सर बड़े सियासी मौकों में राहुल नदारद क्यों हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने के लिए सोनिया और प्रियंका दो ही विकल्प बचते हैं। क्या अब मां बेटी की जोड़ी मिलकर कांग्रेस को दोबारा सियासी भंवर से उबारने की तैयारी में है? संसद में गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन राहुल नदारद है। सोनभद्र में हंगामा जारी है, लेकिन राहुल नदारद है। संसद में सोनिया ने मोर्चा संभाला क्योंकि राहुल नदारद हैं। संसद में सोनिया ने मोर्चा संभाला क्योंकि राहुल नदारद हैं। सोनभद्र में प्रियंका ने मोर्चा संभाला क्योंकि राहुल नदारद है। आखिर बार बार राहुल के गैरहाजिर होने का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इस बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस का भविष्य प्रियंका है? क्या प्रियंका को अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या मां बेटी की जोड़ी मिलकर कांग्रेस को जिंदा करेगी? क्या सोनिया अब राहुल के बाद प्रियंका पर दांव लगाएंगी? क्या राहुल की गैरहाजिरी प्रियंका के लिए मौका लेकर आई है? जाहिर है इतने सारे सवाल क्यों उठे, क्योंकि कई दफा देखा गया है कि जब जब कांग्रेस को राहुल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त राहुल मौजूद ही नहीं होते। कई बार तो राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाते हैं। अब इसे संयोग कहेंगे या फिर राहुल का बैड लक। इतना जरूर है, आजकल राहुल गांधी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ट्वीट जरूर करते रहते हैं। जहां सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार को संसद में घेरा, ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर पीएम मोदी से जवाब देने को कहा, जवाब न मिलने पर लोकसभा से वॉकआउट कर लिया। उसके बाद आगे की प्लानिंग के लिए संसद में कांग्रेस दफ्तर में सभी कांग्रेसी सांसदों के साथ मीटिंग की। ये दोनों देशों के बीच का, देश के दरमियान का मामला है। इसमें कोई भी तीसरी ताकत विश्व की आ नहीं सकती। हम बायलैटरली इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें। सोनिया गांधी के ऐसे तेवर काफी वक्त बाद दिखाई दिए, जब लगा वो हथियार डालने के मूड में नहीं है। महज 52 सांसदों के होते हुए भी सोनिया गांधी तेज तर्रार तरीके से मोदी सरकार को घेरने में जुटी है, जबकि वो बीमार है, उम्र भी हो रही है, लेकिन हार मारने का दिल नहीं करता। इतनी आसानी से मोदी सरकार को अपने मन की नहीं करने देंगी। इसीलिए कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिरने से लेकर आरटीआई में बड़े बदलाव पर और यूएपीए पर संशोधन की चर्चा की, साथ ही मोदी सरकार को घेरने के लिए हमलावर रणनीति बनाई। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने बड़ा संकट ये भी है कि वो राहुल गांधी को मना नहीं पाई है। ऐसे में नए अध्यक्ष का भी संकट है। इस बीच पार्टी कौन संभाले, ये भी चिंता का विषय था। ऐसे में सोनिया ने आगे आकर खुद कमान संभाली और दूसरे बड़े मोर्चे पर प्रियंका डटी रही, जबकि राहुल गांधी इस वक्त कहां हैं इसकी जानकारी तो नहीं। हाँ, उनके ट्वीट जरूर उनके घटना की जानकारी होने का आभास कराते रहते हैं। सोनिया ने जब सबके सामने संसद से मोदी के ट्रंप के बयान पर सच बताने को कहा तो राहुल ने ट्वीट किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए कहा था। अगर ये सच है तो पीएम मोदी ने भारत के हितों और शिमला समझौते से धोखा किया। एक कमजोर विदेश मंत्रालय के इसे खारिज करने से बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री को देश को बताना होगा कि आखिर उनके और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बैठक में क्या हुआ था।
इसके अलावा कर्नाटक में सरकार गिरने पर जहां सोनिया गांधी बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही हैं, वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके करीब करीब हार को स्वीकार कर लिया। आखिरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की आज जीत हो गई। अपने पहले दिन से ही कांग्रेस जेडीएस सरकार भीतर और बाहर के उन निहित स्वार्थ वाले लोगों के निशाने पर आ गई थी, जिन्होंने इस गठबंधन को सत्ता के अपने रास्ते के लिए खतरा और रुकावट के तौर पर देखा। उनके लालच की आज जीत हो गई। लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक की जनता हार गई। अब देखिए प्रियंका के तेवर। सोनभद्र में 10 लोगों के हत्याकांड पर प्रियंका पीड़ितों से मिलने जा पहुंची। अंदाज एकदम अपनी दादी की तरह था। उसी तरह की साड़ी, उसी तरह की भाषा शैली और उसी तरह पीड़ितों के दर्द समझने की सियासत। प्रियंका सोनभद्र गईं, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, लेकिन वो सियासत में एक बड़ा काम करके लौट भी आई। प्रियंका ने सोनभद्र की लड़ाई में कांग्रेस में नई जान फूंकने का अवसर देखा होगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में सिर्फ एक सीट पर सिमटी कांग्रेस के लिए दोबारा जिंदा होने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता था। ये ठीक वैसे ही था जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस फर्श पर थी। तब इंदिरा गांधी बिहार के बेलची में हुए दलितों के नरसंहार के बाद दर्द बांटने पहुंची थी। उसके बाद से इमरजेंसी में खत्म हो चुकी कांग्रेस दोबारा जीवित हो उठी थी। खैर, आज के दौर में प्रियंका वैसा कारनामा कर पाती हैं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, ऐसे मौके पर आखिर राहुल गांधी कहां थे? वो तो सिर्फ ट्वीट करके सियासत का पूरा पाठ पढ़ लेना चाहते थे। राहुल ने सोनभद्र पर ट्वीट किया था, प्रियंका गांधी की अवैध गिरफ्तारी हुई है, ये परेशान करने वाला मामला है। प्रियंका गांधी को 10 पीड़ित आदिवासी किसानों से न मिलने देना ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी सरकार में सुरक्षा के हालात सही नहीं है। यानी कुछ ही दिनों में 3 बड़ी घटनाओं में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी नदारद थे। वहां उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका ने मोर्चा संभाला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की ये मोर्चाबंदी कहीं भविष्य की मोर्चाबंदी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं राहुल के लगातार फ्लॉप होने से कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए मां बेटी की जोड़ी आगे आकर नेतृत्व संभाले और कांग्रेस में अध्यक्ष के नाम पर मचे कोलाहल को शांत करे। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर बवाल बढ़ गया। देश की 49 चर्चित हस्तियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सख्त कानून की मांग की। उन्होंने पीएम को लिखा कि आपने कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग की निंदा की थी, लेकिन निंदा नहीं, कानून चाहिए। उधर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग के लिए आरएसएस पर हमला बोला और साथ ही अपने 15 मिनट वाले उस बयान का रेफरेंस भी दिया, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ था। सवाल यह है कि क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर कुछ लोग अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं? क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर धर्म की, सियासत की बातें हो रही हैं? क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर राम को बदनाम किया जा रहा है? देश में भीड़ तंत्र का कहर, कहीं बच्चा चोरी के शक में पिटाई, कहीं गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, कहीं जय श्री राम पर काम तमाम। भीड़ तंत्र के इंसाफ की ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड या फिर देश के दूसरे राज्य, हर जगह लोकतंत्र और न्याय तंत्र भीड़ तंत्र के आगे बौना और बेबस दिखाई दे रहा है। कहीं भीड़ लोगों की पीट पीट कर जान ले लेती है, तो कहीं मार मार कर अधमरा बना देती है, जिससे समाज में दहशत और खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाओं से चिंतित देश की 49 चर्चित हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें फिल्मकार श्याम बेनेगल के साथ अपर्णा सेन, कोंकणा सेन, अनुराग कश्यप, शुभा मुद्गल और इतिहासकार रामचंद्र गुहा का नाम भी शामिल है। चिट्ठी में मॉब लिंचिंग को लेकर एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शांति प्रिय और हिंदुस्तान पर गर्व करने वाले हम लोग ऐसी अनेकों दुखद घटनाओं से बेहद चिंतित हैं जो हाल फिलहाल में देश में हो रही है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों जय श्री राम का नारा युद्ध उन्माद जैसा बनता जा रहा है। कानून और व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत बार लिंचिंग के वक्त भी इसी नारे का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखना हैरान करने वाला है कि धर्म के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। राम के नाम पर ऐसे अपराध को अंजाम देने की घटनाओं पर लगाम लगाना जरूरी है। आपने संसद में लिंचिंग की घटना की निंदा की थी, लेकिन वो काफी नहीं है। हम सभी को ऐसा मजबूती से लगता है कि इस तरह के अपराधों को गैर जमानती बनाया जाए। उम्मीद है कि हमारे सुझावों को उसी तरह लिया जाएगा जिस भावना से हमने व्यक्त किया है। There's no view. The letter is self-explanatory. You can understand. Okay. So you spoke about Jai Shri Ram also. Yeah. Thank you. Right. Bye. All over India, people are being lynched. They are either being lynched because they are accused of eating beef or accused of
trading cows. It sometimes is that they're simply taking the cows from one place to another. विपक्ष चिट्ठी का सवाल उठाते हुए सरकार पर हमलावर हुआ तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में सफाई दी। 3 साल का कम्युनल राइट्स के बारे में पूछा है। इस 3 साल में राइट्स बोला है, इंसिडेंट्स नहीं बोले जोकन में। उसमें 2016 में एक इंसिडेंट हुआ। माननीय सदस्य का साल मुजफ्फरनगर के बारे में वेस्ट बंगाल में हुआ। सरकार कह रही है कि मॉब लिंचिंग को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मगर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के करीमनगर मॉब लिंचिंग पर भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए। मॉब लिंचिंग के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराते हुए अकबरुद्दीन ने फिर से अपने 15 मिनट वाले विवादित बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। कोई भी RSS वाले कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। बीजेपी मॉब लिंचिंग के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कह रही है और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। मगर सवाल है कि क्या मॉब लिंचिंग को धर्म की राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर देश में फिर से असहिष्णुता का माहौल बनाया जा रहा है? खबर की खबर में यहां एक ब्रेक और उस पार। माय नेम इज खान एंड आई हैव गॉट टेररिस्ट्स एट माय होम। एक छोटा सा ब्रेक। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर विवाद जारी है। पीएम मोदी से जवाब मांगते हुए विपक्ष ने आज संसद में फिर हंगामा किया और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी से सफाई की मांग करता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोमवार को वॉशिंगटन में बोला गया झूठ बुधवार को भी संसद में हंगामे की वजह बना। मिस्टर स्पीकर, लगातार दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम से जवाब देने की मांग की और फिर कांग्रेसी सांसद प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगाने लगे। सर, सारे हिंदुस्तान में आज ये चर्चा हो रहे हैं कि दुनिया के 2 बड़ा लोकतंत्र, एक अमेरिका और एक हिंदुस्तान, 2 लोकतंत्र की 2 मुखिया, एक ट्रंप साहब और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब, इन्हीं लोगों का बीच ओसाका में क्या बात हुई, इस विषय को लेकर सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी को रीति रिवाज के मुताबिक आज प्रधानमंत्री जी को ये सदन में उपस्थित रहना चाहिए था। इसीलिए हम आज एडजॉर्नमेंट मोशन लाया कि खासकर प्रधानमंत्री जी को हम उनका निगाह आकर्षण करें और उनसे ये बात सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से बातचीत में ये कहा था कि 2 हफ्ते पहले पीएम मोदी ने मुझसे कश्मीर पर मध्यस्थता की अपील की थी। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." And we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. ट्रंप के बयान पर बवाल मचा तो मंगलवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कभी ऐसी बात की ही नहीं।
न ही दोनों देशों के रिकॉर्ड में कश्मीर पर चर्चा का कोई जिक्र है। We heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. मगर विपक्षी जवाब ये मोदी की जबान से सुनना चाहता है, जिसके हंगामे पर बुधवार को रक्षा मंत्री जवाब देने सामने आए तो कांग्रेस सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे ऑथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता, इसलिए मैं सर्वाधिक ऑथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपने झूठ के लिए विख्यात हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा उनके दावों पर फैक्ट चेक कराया था, जिसके मुताबिक ट्रंप हर रोज औसतन 23 झूठ बोलते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक 11,000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष को पीएम मोदी से ज्यादा झूठे ट्रंप पर भरोसा क्यों है। और खबर की खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका दौरे पर गए तो उनकी जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जिनसे हंगामा मच गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कबूला कि उनका देश आतंकियों को पनाह देता है। ये बात उन्होंने अमेरिका तक से छिपा कर रखी। इमरान के इस कबूलनामे पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर इमरान एकदम से इतने पाक साफ कैसे हो गए। क्या इमरान पाकिस्तान को सुधारना चाहते हैं या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का ड्रामा कर रहे हैं। पहली बार सुनिए। We had created these jihadi groups in the 80s. We had indoctrinated them in the idea of jihad, that foreign occupation in Afghanistan, it was a religious duty to fight them. So all these groups, including Al-Qaeda, had arrived in Pakistan. पाकिस्तान के पीएम की जुबानी आतंक की गवाही। Now comes 9/11, then the US invades Afghanistan, and now we are trying to tell these same groups who had close links with the Pakistan army, because they were created by the Pakistan army, now we are telling them that no, it's because the good guys are there, it's no longer jihad. हाँ, हम आतंकी बनाते हैं। Because Pakistan army was then trying to neutralize them. So what we went through, and I just briefly mentioned earlier, it was the worst time in our history. These groups turned against the Pakistan army and the state of Pakistan. And not only that, there were linkages between, clearly there were linkages between these groups and the Pakistani security forces, because they had created them. इमरान का इंटरनेशनल कबूलनामा। I mean, the GHQ was attacked, generals were killed, ISI headquarters were attacked. The army, at one point, the army could not go into the cities in military clothes or with military cars. It was that bad at one point. पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जब से पाकिस्तान की सत्ता में दाखिल हुए हैं, तब से अपने वतन के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और अब हालात ये आ गए हैं कि अमेरिका जाकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, फंड की भीख मांग रहे हैं। एक तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान को अमेरिका के पैरों पर गिरा दिया है। इमरान खान इस दौरे पर हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी आर्थिक हालत से जूझ रहा है जहां उसे हर हालात में मदद की जरूरत है। अगर इमरान खान मदद लाने में नाकाम रहे तो फिर
पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है। इसलिए सोच समझकर, जान पूछकर इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है जिससे वो खुद उलझ कर रह गए हैं। इमरान खान ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कबूला है कि पाकिस्तान आतंक बनाने की फैक्ट्री है। whole thing, Pulwama, this what happened in February last year, it was clearly an indigenous thing. It was a Kashmiri boy radicalized by the brutality of the security forces. He blew himself up. But because this group claimed responsibility, which was in India as well, Jaish-e-Mohammed was operating in India, but Pakistan suddenly came in the limelight. So even before this had happened, we had already decided that we would disarm all militant groups in Pakistan. And it is in Pakistan's interest, I repeat, it's in our interest, because the country has had enough of militant groups. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान के बड़े बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आखिर इमरान खान ने क्यों कहा कि पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं? 15 सालों से पाकिस्तान ने सच अमेरिका से क्यों छुपा कर रखा? क्यों नहीं बताया 40 से ज्यादा गुट सक्रिय हैं? क्यों नहीं बताया 40,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान में आतंक की मौजूदगी का सच कबूला है। वो अमेरिकी सांसद शीला जैक्सन ली की तरफ से कैपिटल हिल में रखे गए रिसेप्शन में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा था, आज भी पाकिस्तान के अंदर 30 से 40,000 आतंकी मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रतिशत आतंकी कश्मीर और अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। एक वक्त देश में 40 आतंकी संगठन सक्रिय थे, लेकिन पिछले 15 सालों में पाक सरकार ने ये बात अमेरिका से छुपाई। पाक की जमीन से एक समय 40 आतंकी संगठन संचालित हो रहे थे। यानी हम ऐसे समय से गुजर रहे थे जब हमें सबसे ज्यादा डर था कि अब हम शायद नहीं बच पाएंगे। जब अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि हम उसकी लड़ाई में ज्यादा मदद करेंगे, उस समय पाक अपने अस्तित्व की लड़ाई में जुटा था। बात यहीं खत्म नहीं होती। इमरान ने अमेरिका के सामने मजबूरी भी बताई कि क्यों वो अमेरिका से अलग नहीं रह सकता। हम आतंक के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे थे। पाकिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं है। अलकायदा भी अफगानिस्तान में था। पाक में तालिबान के एक भी आतंकी नहीं थे। दुर्भाग्यवश सब चीजें गलत हुई। जब मैंने देश की सरकार पर आरोप लगाए, तब भी पाक सरकार ने अमेरिका को नहीं बताया कि हमारी जमीन पर क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में हम तालिबान को बातचीत के मंच तक लाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। ये बेहद मुश्किल होगा, लेकिन पूरा पाक हमारे साथ है। हमारा और अमेरिका का टारगेट एक ही है। एक समस्या का हल है, एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान। इमरान खान अमेरिका से फेवर के लिए उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, जबकि अमेरिका में उनकी अच्छी खासी बेइज्जती भी हो चुकी है। अब इसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। आखिर क्यों पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताने में जुटे हैं इमरान खान? दरअसल पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसे इससे निपटने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। खस्ता हाल इकोनॉमी को ठीक करने के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड चाहिए, जिसके लिए उसे ये साबित करना होगा कि वो आतंक के खिलाफ है। इसके लिए इमरान खान ने अमेरिका दौरे से पहले ही माहौल बनाना शुरू किया था। पहली बार हाफिज सईद जेल में पहुंचा और अब पाकिस्तान में आतंकी होने का कबूलनामा। इमरान ने पुलवामा अटैक में जैश के हाथ होना भी कबूल किया। साथ ही 40 अलग अलग आतंकी गुट पाकिस्तान में होने की बात भी कही। जाहिर है इमरान से कोई इस तरह के बयान नहीं बुलवा रहा। सीधे तौर पर इमरान खान दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि वे आतंक को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और इससे उन्हें दुनिया के रहमो करम पर भी फंड मिल सकता है। यानी इमरान खान एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है, जबकि हकीकत एकदम उलट है। यानी पाकिस्तान आतंकिस्तान था और रहेगा। खबर की खबर यह है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहां 2 वक्त की रोटी मयस्सर हो जाए, इस बात के भी लाले हैं। महंगाई 7वें आसमान पर है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए ब्याज चुकाना तक मुहाल हो गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल 112 पाकिस्तानी रुपया प्रति लीटर पहुंच गया। पाकिस्तान में दूध
112 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। दूध की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आम इंसान कहाँ जाएगा, यानी कि बच्चों को क्या दूध पिलाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। दूध दही जो कि रोजमर्रा की चीजें जो कि हम लोग खाते इस्तेमाल करते, बिल्कुल हम लोगों को मेरा ख्याल मैसर ही नहीं होंगी, इस कदर महंगाई हो जाएगी। पाकिस्तान के शेयर बाजार में सूचकांक धड़ाम है। चोरी डकैती पे बच्चों को मुलविस नहीं करो कि बच्चे भूखे पेट होकर चोरी डकैती करने लगे। पाकिस्तान की आवाम बेहद परेशान है। जो चीज थोड़ियों को मोल मिलती है वो इस करने का दादा की मोल बिक रही है। जुल्म है, जुल्म। तो कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? वजीर आज़म है और कौन? बहुत रिवार्ड हासिल किए हैं। अब इनको चाहिए यहाँ से उतर जाए। अभी इस्लामी कौन बैठे तो महंगाई खत्म करेगी और कौन बिल्कुल इनके सामने चलेगी। ये महंगाई वगैरह हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सी हुकूमत है? इमरान खान की। देख लीजिए, ये आज का पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान जिसे इमरान ने एक नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया था। लेकिन समझिए आज का पाकिस्तान कहां आ पहुंचा है। एक तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कहीं से पाकिस्तान को बचाने के लिए रहम की भीख मिल जाए, लेकिन इस बदले हुए पाकिस्तान पर किसी का दिल नहीं पसीज रहा है। अमेरिका तो पहले ही साथ छोड़ चुका है और चीन सिर्फ फायदे के लिए पाकिस्तान में निवेश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ चुका है। हालत ये हो चुकी है कि अब पाकिस्तान के सामने अपने नागरिकों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालात तो ये तक हो गए हैं कि इस बार पाकिस्तान को सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अपना रक्षा बजट भी घटाना पड़ा था। देखो, चीन कभी भी उस माफी का लोन नहीं देता जिस माफी का अमेरिका से काफी बड़े पैमाने पे ग्रांट्स थी, जिसको पाकिस्तान को वापस नहीं करना होता या बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडाइज था। चीन जो है लोन देता है तो लोन के बदले में पाकिस्तान की इंडेटेडनेस बढ़ती जा रही है, और चीन जो है उसको बजट चलाने के लिए लोन नहीं देता या देश चलाने के लिए लोन नहीं देता। वो उनको लोन देता है सीपैक के प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए, जिसमें पाकिस्तान की इंडेटेडनेस और मुसीबतें और बढ़ती जा रही है। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो खुद बारूद के ढेर पर बैठता है, लेकिन आतंक के मंसूबे को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ता। खुद के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन कश्मीर में नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बलूचिस्तान से लेकर गिलगिट तक पाकिस्तान आर्मी ने खौफ फैला रखा है। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों की इन्हीं हरकतों के लिए हर साल पाकिस्तान सरकार एक बजट पास करती है, जिसे नाम तो रक्षा बजट का दिया जाता है, लेकिन असल काम आतंक फैलाना है। लेकिन अब पाकिस्तान के वो दिन लग चुके हैं जब वो आतंक के दायरे को बढ़ाने की सोच भी सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब न तो पैसा बचा है, न ही पैसा इकट्ठा करने का जरिया। इसीलिए पाकिस्तान अपने पास की जमा पूंजी में कटौती कर एक गरीब राष्ट्र के रूप में जीने को मजबूर है। आर्थिक संकट दूर करने के लिए पाकिस्तान ने रक्षा बजट में कटौती कर दी थी, जबकि अब से पहले वो रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा रकम आवंटित करता था। 2018 में सबसे ज्यादा रक्षा बजट पास करने वालों में पाकिस्तान 20वें नंबर पर था, जबकि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। उस फहरिस्त में भारत का स्थान 5वां था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। 6000 अरब से आज पाकिस्तान का कर्जा पहुंच गया। 6000 अरब 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा था, आज हमें पता चला है कि 30,000 अरब पे पूरा कर्जा पहुंच चुका है। और गर्दिशी कर्जों का मसला है, एनर्जी प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान के वजीर आजम खुद मानते हैं उनके पाकिस्तान में गहरा संकट है। ये बयान उन्होंने पीएम बनने की कुछ दिन बाद दिया था, लेकिन अब तक वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हालात पहले कुछ ज्यादा अच्छे थे। नवाज शरीफ सरकार में भी ऐसा ही सूरत हाल था, लेकिन नवाज के बाद पीएम बने इमरान खान अब तक कुछ ऐसा नहीं कर पाए जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सके। विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना पाकिस्तान की बड़ी समस्या है। 2018 वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में महज 2.67 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ। पाकिस्तान में इस साल अभी तक कोई विदेशी निवेश नहीं हुआ है। पाकिस्तान 95 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में महज 2.67 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ। पाकिस्तान में इस साल अभी तक कोई विदेशी निवेश नहीं हुआ है। पाकिस्तान 95 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है।
5 साल में पाक का कर्ज 35 अरब डॉलर बढ़ गया है। पिछले 6 साल में पाकिस्तान का कर्ज 2 गुना हो गया है। पाकिस्तान को 2/3 कर्ज 7% से ज्यादा ब्याज दर पर मिला है, यानी भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। पाकिस्तान में महंगाई दर 14% तक पहुंच चुकी है। वहीं जीडीपी और कर्ज का अनुपात 70% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर चीन के कर्ज का सबसे बड़ा खतरा है। चीन ने पाकिस्तान में परियोजना पर 62 अरब डॉलर लगाए हैं और इस परियोजना की 80% हिस्सेदारी चीन के पास है। यानी कंगाल पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, लेकिन बदनसीबी देखिए, वहां भी कुछ नहीं मिला। इमरान खान ने मोदी की नकल तो की, लेकिन वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन इमरान तो नकल भी ठीक से न कर सके और अमेरिका में ही अपनी बेइज्जती करा बैठे। खबर की खबर में एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। संसद में कल 3 तलाक बिल पेश होगा। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया है और उन्हें सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। संसद में कल ट्रिपल तलाक बिल पेश होगा और अपने सभी सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दी है। और असल में संसद में इन दिनों कई अहम कानूनों में तब्दीलियां हो रही हैं। विपक्ष बिल पर विरोध जताता है, हंगामा करता है और आखिर में सदन से वॉकआउट कर देता है। लेकिन सदन में तमाम अहम संशोधन पास हो रहे हैं क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। आज लोकसभा से यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल भी पास हो गया, लेकिन विपक्ष ने कानून में बदलाव का कड़ा विरोध किया। मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। इन दिस लॉ वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जीरो टॉलरेंस ऑन मिसयूज ऑफ जस्टिस, बिकॉज वी हैव नॉट गॉट जस्टिस फ्रॉम ईदर बीजेपी इन पावर और कांग्रेस इन पावर। संसद में आज फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया। कांग्रेस ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की और विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असीरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की ही क्लास लगा दी। ओवैसी ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए कह दिया कि इसके लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया जाए। I have to be given a judgment by a court of law, then only I'm called terrorist. Now what this government is doing, bona fide, they don't have any bona fide. You suspect on your feelings, you call X a terrorist, and there are not many legal consequences. Social ostracization, police knocking at 2 a.m. in the morning, the area people telling please vacate the flat or the house. Those NIA officers, no, you will not do it, and I blame Congress party for this. They are the ones, they are the main culprits for bringing this law. They are the ones. And when they are in power, they are bigger than BJP. When they lose power, they become big brother of Muslims. लेकिन यूएपीए बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे को गैर वाजिब करार दिया। शाह ने कहा कि आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता, आतंकवाद के लिए उन्माद फैलाया जाता है। शाह ने ये भी कहा कि कुछ लोग वोटों के लालच में बिल का विरोध कर रहे हैं। ये कानून कौन लेकर? मनीष तिवारी जी ने कहा कि कठोर कानून की जरूरत क्या है, संवाद कीजिए, वार्ता करिए, कानूनों से टेररिज्म नहीं रुकता है। मैं ये थ्योरी से सहमत नहीं हूं। कठोर से कठोर कानून की जरूरत है। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। मगर क्योंकि ये बात श्रीमान मनीष तिवारी ने कही है, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये कानून कौन लेकर आया? ये कानून के अंदर तो मैं तो थोड़ा अमेंडमेंट लेकर आया हूं, 2-3 सुधार लेकर आया हूं। ये कानून लेकर कौन आया? ये कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने ऐड करी? ये कानून को कठोर कौन करता गया? अब जब हम यहां पर बैठे हैं, आप कहते हो कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। हम तो वहां पर भी बैठे थे, तब कहते थे कानून कठोर होने चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ। यहां पर बैठे हैं तब भी कहते हैं कि कानून कठोर होने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ।
ये कानून लेकर महोदय कौन आए? ये कानून 1967 में आया, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री। आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि यूएपीए कानून है क्या। दरअसल यूएपीए का मकसद देश के खिलाफ होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है। कानून के मुताबिक ऐसे संगठनों या व्यक्तियों को सरकार आतंकी संगठन या आतंकी घोषित कर सकती है जिन्होंने आतंकी कृत्य को अंजाम दिया हो या उनमें शामिल हो या फिर आतंकवाद के लिए तैयारी कर रहे हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो या फिर आतंकवाद में किसी भी तरह से शामिल हो रहे हो। यानी किसी पर शक होने पर भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। आतंकी का टैग हटवाने के लिए कोर्ट के बजाय रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस संशोधन के जरिए एनआईए के डीजी को आतंकी की संपत्ति जब्त करने की मंजूरी मिल सकेगी। हालांकि सत्ताधारी पार्टियों पर इस कानून के दुरुपयोग के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। In this law, we have created a world record. मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी जगह जहां लाखों की लूट मची है और ये लूट खुद सूबे के सीएम की तरफ से है। यानी सीएम की चाहत पर घर से लेकर कार तक, गोल्ड से लेकर महंगे आइटम तक सारे ख्वाब पूरे होंगे। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी सेल जो आज तक ना आपने देखी होगी और ना सुनी होगी, लेकिन ये हकीकत है। जब एक गांव में दौलत बरसेगी और वो भी छप्पर फाड़ के। अभी समझिए कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। आखिर कौन है वो मसीहा जो दौलत यूं बांट रहा है। उस शख्स का नाम है के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना का सीएम है। हालांकि के चंद्रशेखर राव पहले ही काफी दरियादिल हैं, लेकिन इस दरियादिली की वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। और सवाल यह है कि आखिर क्यों वो इतनी बड़ी दौलत लुटाना चाहते हैं। तो आइए वजह भी बताते हैं आपको। केसीआर जिस गांव में पैदा हुए थे, उस गांव के लोगों के लिए उनकी तरफ से यह तोहफा है जिसका ऐलान खुद केसीआर ने किया। केसीआर का जन्म सिद्धपेट जिले के चिंतामडाका गांव में हुआ था, इसलिए वो गांव के लोगों को तोहफा दे रहे हैं। उनके गांव की आबादी करीब 2000 है। स्कीम के हिसाब से हर परिवार को 10 लाख की राशि दी जाएगी। केसीआर का कहना है कि वो 10 लाख गांव के परिवार को देंगे जिससे वो कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे ही चिंतामडाका के गांव के लोगों को ये खबर मिली, वो खुशी से झूमने लगे और ऐसे में आसपास के गांव वाले केसीआर के घर जा पहुंचे और अपने लिए भी इसी तरह की मदद मांगने लगे। तो ये एक नई रवायत की शुरुआत, जहां सीएम ने अपने गांव के लोगों को यूं माला माल कर दिया। 10 लाख में तो कुछ भी आ जाएगा। सिंगल बीएचके फ्लैट आ जाएगा, होंडा सिटी आ जाएगी, विदेश घूमना चाहें तो भी जा सकते हैं, 300 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। तो जो मन में हो लखपति बनिए और कर डालिए। चिंतामडाका के लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन रहता है चिंतामडाका में, खबर की खबर में आज के लिए इतना ही।